पहले आप सभी का श्री मातृ चतुर्वेदी महासभा में आप सभी का स्वागत है। और हमारे इस नियमित कार्यक्रम में जिसमें हम अपने समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जो अपने अपने प्रोफेशनल क्षेत्र में एक स्थान बना चुके हैं और इनकी एक पहचान है अपने समाज में, अपने दायरे में, तो उनके अनुभवों से हम अपने समाज के लोगों का ज्ञान बढ़ाने के लिए, उनके एक जीवन में एक क्वालिटेटिव परिवर्तन लाने के लिए ऐसे विशेषज्ञों को बुलाते हैं। तो आज की इस कड़ी में हमारे साथ हैं श्री विनोद चतुर्वेदी। आप मुंबई से हैं और आदित्य बिरला ग्रुप में एचआर में एक टॉप पोजीशन पर हैं। इसके अलावा आपके इनपुट कई और क्षेत्रों में स्वीकार किए जाते हैं इनकी मैनेजमेंट के द्वारा। अपने क्षेत्र में एक मानी हुई हस्ती है ये, और इनके अनुभवों से सभी लोग ज्ञान प्राप्त करने के लालायत रहते हैं। तो हमारे समाज के लिए एक प्रेम के चलते इन्होंने अपना समय निकाल करके, अपना कीमती समय निकाल करके और इस विषय में, अपने एक चुने हुए विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं। तो आइए विनोद जी, आपका स्वागत है और हम इस कार्यक्रम को आगे शुरू करते हैं जी। थैंक यू ज्ञानंद भाई साहब। आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये फोरम बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ के ऊपर, मतलब प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ क्या होती है और ये कैसे सीक्वेंस्ड है, इसके ऊपर हम चर्चा हमने शुरू की थी। लास्ट टाइम जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने एक, आजकल जो मैनेजमेंट सर्कल में है या डिफरेंट सर्कल्स में कोचिंग का जो चलन है उसके ऊपर चर्चा की थी। कोचिंग बेसिकली कि हम किसी भी व्यक्ति के गाइडेंस को से इनपुट लेते हैं। अभी अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दूसरे के अनुभव से अपने आप के लिए कुछ इनपुट्स लेना और उस पर चलकर गलतियों को कम करने की कोशिश करना, मेरे ख्याल से यही जीवन का उद्देश्य भी है और इससे हम जीवन में सफलता जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी लाइफ में आते हैं इस बात के लिए कि हम अपनी लाइफ को होलिस्टिकली बेटर कर सकें, पूर्ण रूप से बेटर कर सकें। अब पूर्ण रूप से बेटर करने के लिए हम, जो हमारा धार्मिक परिप्रेक्ष्य है कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों चीजें हमको प्राप्त करनी है, तो अर्थ कमाने के लिए हम अपना व्यवसाय करते हैं, हम अपना जीविकोपार्जन करते हैं, जिसको आज के जमाने में हम प्रोफेशनल करियर बोलते हैं। धर्म के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं, हम मतलब मेडिटेशन करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम अपनी जिंदगी का थोड़ा समय उसमें लगाते हैं, क्योंकि उससे हमको संस्कार मिलते हैं, उससे हमको प्रेरणा मिलती है, उससे हमको उत्साह मिलता है कहीं ना कहीं। तो अर्थ, धर्म, काम हमारी कामनाएं हैं कि हम जिंदगी में आगे बढ़ें और वो कामनाएं हमें काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि ये इच्छाएं नहीं होती, वैसे तो मतलब भारतीय संस्कृति में इसके ऊपर बहुत कुछ कहा गया है कि हम जन्म ही अपनी कामनाओं के कारण लेते हैं, अपनी इच्छाओं के कारण लेते हैं, जब कामनाएं खत्म हो जाती हैं तो मोक्ष की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। लेकिन यस, यदि हम इसको मटेरियल वर्ल्ड की तरह बात करें तो कामनाएं इंपॉर्टेंट हैं, जिसको कि हम इच्छाएं बोलते हैं। ये इच्छाएं ही हमें प्रेरित करती हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, अच्छी तरह काम करें। एक पैशन हम में पैदा करती है और इस पैशन से ही हम तरक्की करते हैं। जब की तरक्की होती है तो परिवार की तरक्की होती है, क्योंकि कई इंडिविजुअल्स से मिलकर परिवार बनता है, और जब परिवार की तरक्की होती है तो समाज की तरक्की होती है, और जब समाज की तरक्की होती है तो राष्ट्र की तरक्की होती है। बहुत क्लियर। हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में इस तरह बोलते हैं कि व्हेन इंडिविजुअल डेवलप्स, द डिपार्टमेंट डेवलप्स, डिपार्टमेंट डेवलप्स, business develops and the organization develops। डेवलपमेंट का जब हम बहुत सारे, कल हमने एक्चुअली क्या है कि ज्ञानंद जी आपको सच बताऊं तो इस तरह के प्रोग्राम को करने के समय ही आदमी रिफ्लेक्ट करता है, एंड रिफ्लेक्शन इज अ वेरी 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 गुड हैबिट। कल मैं ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर रहा था कि मैं पिछले प्रोग्राम से इसको लिंक कैसे करूंगा,
तो एक किताब हमने उठाई और उस किताब का नाम है फाइंडिंग अ पर्पस इन लाइफ। ये किताब RM लाला साहब की किताब है। ये टाटा में काफी सीनियर पोजीशन पे थे। इन्होंने एक किताब, कई किताबें लिखी, उनमें ये एक उनकी अच्छी, फाइंडिंग अ पर्पस इन लाइफ। मैं इस किताब को ज्यादा तो पढ़ नहीं पाया, मैं पलट रहा था, उन्होंने लिया महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लिया, मदर टेरेसा का लिया, उन्होंने कई बड़े लोगों का एग्जाम्पल लिया कि उन्होंने अपनी लाइफ को का पर्पस कैसे पाया। उन्होंने उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी, मैं उसको सिर्फ एक ही उससे लिंक करूंगा। उन्होंने कहा जब आपका जो पैशन है आपके पर्पस से लिंक हो जाता है, आपका प्रोफेशन के पर्पस से लिंक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको अंदरूनी सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं HR प्रोफेशन में हूं। HR में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैंने एक प्रेरणा ली हुई है कि मैं, कोई यदि परेशान है, करियर से दुखी है, तो मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा, उसको गाइड करूंगा। तो ये जो गाइड करने की जो प्रवृत्ति है, जो एक मेरा पर्पस है, वो पर्पस मेरे प्रोफेशन के साथ मिल गया और उससे हमको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब मैं उस दिन आता हूं, यदि किन्हीं दो लोगों से, एक लोगों से मैंने बात की, बात करने के बाद व्हेन आई कम होम बैक और सिट इन द इवनिंग, आई फील सेटिस्फाइड कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा काम किया जिसमें कि मेरा बहुत निहित स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ था। सेम इज द केस, बहुत सारे डॉक्टर्स फ्री देखते हैं किसी हॉस्पिटल में जाके, बहुत सारे इंजीनियर्स कहीं लेक्चर देते हैं जहां उनको कोई उसका कोई मटेरियल बेनिफिट नहीं मिलता, तो उन्होंने अपना जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसको प्रोफेशन से लिंक कर दिया। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, वो लोग बहुत अलग होते हैं जो पर्पस अलग है उनकी लाइफ का और सब कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है, मदर टेरेसा ऐसा कर सकती हैं, महात्मा गांधी कर सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग कर सकते हैं, बट एक कॉमन मैन के लिए ये करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे लिए बेटर तरीका ये है कि हम अपने प्रोफेशन को करते हुए हम कैसे अपने पैशन को, अपने पर्पस को उसके साथ जोड़ लें, दैट गिव्स सेटिस्फेक्शन। मैं यहां पर थोड़ा सा ट्रैक चेंज करूंगा। तो पिछली बार हमने रिफ्लेक्ट किया कि प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ, ये तीनों लाइफ्स कैसे एक दूसरे में पूरक होकर सेटिस्फेक्शन दे सकती हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा किंगशुक, प्लीज आप प्रेजेंट, मेरे ख्याल से थोड़ा ट्रैक डिस्कशन का रहेगा। महेश भाई साहब पालागन। हाँ, तो लाइफ स्टेबिलिटी ये हमारा सब्जेक्ट है और लाइफ स्टेबिलिटी अ पर्सपेक्टिव, ये हमारा पर्सपेक्टिव है। जब मैंने पिछली बार भी ये कहा था, पर्सपेक्टिव वो किसी के लिए सही हो सकता है, किसी के लिए बहुत सही नहीं भी हो सकता है। इसके कोई राइट और रॉन्ग आंसर्स नहीं होते। ये अरिथमेटिक नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है कि 2 और 2 4 ही होता है। यहाँ 2 और 2 5 भी होता है, 6 भी होता है और 11 भी होता है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है और इसमें से यदि कुछ अच्छा मिलता है और कुछ डायरेक्शन मिल जाता है तो उसको हम अडॉप्ट करते हैं। पहली स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, किंगशुक चेंज द स्लाइड, किंगशुक प्लीज चेंज द स्लाइड। हाँ, तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किया था, हमने किया था कि स्टेबिलिटी क्या है। स्टेबिलिटी बेसिकली प्रोफेशनल करियर, पर्सनल करियर और सोशल लाइफ में यदि हमारा इन्वॉल्वमेंट अपने तरीके से बेटर है तो वो लाइफ स्टेबल मानी जा सकती है। हमने कोचिंग को इंपॉर्टेंस क्यों दिया था? हम लोग जनरली अपने बुजुर्गों से, अपनी समाज में बात करते हैं, अपने कैरियर में हम अपने सीनियर्स से बात करते हैं, हम अपने परिवार में अपने बड़े, अपने पिता, अपने बाबा, इन लोगों से बात करते हैं। उनसे ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या चीजें आपके साथ अच्छी रही, क्या चीजें बहुत अच्छी नहीं रही। जो अच्छी नहीं रही उनको हम अडॉप्ट नहीं करें, जो अच्छी रही उनको हम अडॉप्ट करें। कोचिंग में लास्ट टाइम भी मैंने ये बात बताई थी कि कोच के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यदि वो किसी डॉक्टर को कोच कर रहा है तो उसको मेडिकल आना जरूरी है, नहीं, उसको सही सवाल पूछने आने चाहिए। ही शुड बी
हैव द कैपेसिटी टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, और आंसर आदमी के पास खुद के पास होता है, वो उन क्वेश्चंस के जरिए उस आंसर तक पहुंच जाता है। दैट्स द प्रोसेस ऑफ कोचिंग। हम यदि किसी क्रिकेटर को कोच करते हैं तो जरूरी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूं, बट आई हैव अ कैपेसिटी टू आस्क राइट क्वेश्चंस। तो ये जो सेशंस हैं जो ज्ञानेंद्र भाई साहब ने, महासभा ने जो किए हैं, ये हम दूसरे के तजुर्बे से सीखने की प्रयास कर रहे हैं, और ये एक कोचिंग की तरह है जिसमें कि वन साइडेड डेलिब्रेशन है। हम उन वन साइडेड डेलिब्रेशन से कुछ इनपुट्स ले लेते हैं। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ स्टेबिलिटी, कि हम स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं। जब हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल्स में प्रोफेशनल लाइफ में करियर फंडामेंटल, पर्सनल लाइफ में फैमिली एक फंडामेंटल पॉइंट है जहां स्टेबिलिटी की जरूरत है, और सोशल लाइफ में हम जिनके साथ मिलते हैं, जुलते हैं, उनके साथ कंफर्टेबल रहते हैं, वहां स्टेबिलिटी आ जाए। आपके पास कोई ऐसा मित्र हो जो आपका कोई भाई हो जिसको आप फोन उठा के अपने संबंध में उससे बात कर सकें, दैट गिव्स यू स्टेबिलिटी। जरूरी नहीं है कि वो समाधान दे सके, लेकिन वहां एक सोशल कनेक्ट हमको रिलीफ देता है। तो ये तीनों के पॉइंट पर हम आज डिस्कशन करेंगे, हम इसमें कैसे आगे बढ़े। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम प्रोफेशनल पे आएंगे, क्योंकि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, और यदि हम अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं तो कैरियर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब हम कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर को एज के साथ नहीं जोड़ते हम, क्योंकि हम समाज में बात कर रहे हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात नहीं कर रहे जहां 58 साल या 60 साल रिटायरमेंट एज होती है। अब तो जमाना ऐसा आता जा रहा है कि कैरियर किसी भी उम्र में हो सकता है। आदमी 60 के बाद कैरियर शुरू करता है। आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में सुना, पढ़ा होगा कि एक 65 साल के आदमी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास की एट द एज ऑफ 65। उसको शायद कुछ लगन लग गई, किसी ने कुछ कह दिया, बात थोड़ी सी चुप गई, और उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई शुरू उसने 60 के बाद की, और 65 साल पे उसने क्लियर कर दिया एग्जाम। तो हम लोग जनरली प्रोफेशनल लाइफ में ये बात कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। एज का कोई मायने नहीं होते, आप में कितना जोश है, आप में कितना जज्बा है, ये सारी चीजें शायद बेटर तय करता है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब कैरियर की बात करते हैं। जनरली कैरियर की बात हम क्यों करना चाहते हैं इस फोरम पे, ये मैं बताता हूं। मैंने बहुत सारे मित्रों को, साथियों को, बंधुओं को देखा है जो कैरियर को लेकर परेशान रहते हैं। मैं स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहा हूं, मिड कैरियर की बात कर रहा हूं। 40 की उम्र, 35 की उम्र, 45 की उम्र, 50 की उम्र। लास्ट टाइम भी मैंने ये बोला था, उस समय पर आदमी को ऐसा लगता है अब तो केवल 10 साल रह गए, क्या करूं आगे। लेकिन कैरियर के 4 पिलर्स हैं जो हमने जानने की कोशिश की। एक है ग्रोथ माइंडसेट, दूसरा है सीकिंग अपॉर्चुनिटी, तीसरा है मेकिंग मोस्ट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, और चौथा है डेवलपमेंट। माइंडसेट की जब हम बात करें तो मोस्टली हम लोग अपने माइंडसेट से बहुत ग्रसित रहते हैं। हम अपने दिमाग को एक जगह केंद्रित कर देते हैं, एक जगह स्थापित कर देते हैं। केंद्रित करना मेरे ख्याल से एक अच्छा गुण है। मेडिटेशन में केंद्रित करना अच्छा माना जाता है, लेकिन किसी सोच पर, किसी बिंदु पर अपने दिमाग को रोक के अपनी सोच को वहीं पर रोक देना, वो हमारे माइंडसेट का निगेटिव पॉइंट है। जैसे लोग कहते हैं जनरली, आजकल डिजिटाइजेशन का जमाना है कि साहब हम तो कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। इट इज अ माइंडसेट। हम तो साहब व्हाट्सएप पे मैसेज लिख नहीं सकते। इट्स अ माइंडसेट। मैं तो साहब गाड़ी ड्राइव कर ही नहीं सकता, मेरी उम्र 50 साल हो गई। इट्स ए माइंडसेट। मैं पब्लिक में बात नहीं कर सकता। इट्स ए माइंडसेट। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता। इट्स ए माइंडसेट। मैं संस्कृत नहीं पढ़ सकता। इट्स ए माइंडसेट। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो यदि प्रयास किया जाए तो न किया जा सके, और हम अपने माइंडसेट
थोड़ा अपॉर्चुनिटीज अपने आप नजर आएंगी, इसीलिए सेकंड पॉइंट लिया कि सीकिंग अपॉर्चुनिटी। जैसे ही हमारा माइंडसेट खुलता है, पैराशूट जैसे ही खुलता है, थर्ड पॉइंट है हम उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं, मेकिंग मोस्ट आउट ऑफ इट, उसमें से सेलेक्ट करते हैं कि ये हम कर सकते हैं, पहले करेंगे। यदि 60 साल की उम्र का व्यक्ति चार्टेड अकाउंटेंसी में ले सकता है दाखिला, तो कोई भी कर सकता है। चार्टेड अकाउंटेंट एक बड़ा टफ एग्जामिनेशन माना जाता है। अभी थोड़े दिन पहले ज्ञानेंद्र भाई साहब से बात हो रही थी, संस्कृत पढ़ना कठिन होता है, लेकिन यदि कोई डिसाइड कर ले तो संस्कृत पढ़ी जा सकती है। मैंने संस्कृत पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मैं सप्तशती का पाठ करता हूं, थोड़ी बहुत भगवत गीता भी पढ़ लेता हूं। यदि थोड़ा विचार किया जाए, थोड़ा स्लो पढ़ता हूं लेकिन पढ़ लेता हूं। लेकिन यदि मैं पढ़ाई करने की सोच लूं और अपना समय निकाल लूं तो किया जा सकता है। तो मेकिंग मोस्ट अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ दैट। और कौन जाने कि ज्ञानेंद्र भाई साहब कल संस्कृत पढ़ने के साथ पढ़ाना शुरू कर दें। Nobody knows कि एक्सपर्टीज इतनी आ जाए कि वो he starts teaching and that becomes a second profession to him। आदमी को एक सेकंड प्रोफेशन मिल जाता है, and that is the start of the development। तो ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर क्या है, स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर ने, कैरोल ने बोला है कि ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है। ग्रोथ माइंडसेट होता है, मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा यहां पर दब रहा है क्योंकि ये स्क्रीन पे वो आ रहा है कि ग्रोथ माइंडसेट एज कंसीव्ड बाय स्टैनफोर्ड कैरोल is the belief that person's capacities and talent can be improved over time with effort and persistence। मैं यहां पे थोड़ा सा इसको भगवत गीता के साथ कनेक्ट करूंगा। एक 9वें अध्याय में है शायद, एक श्लोक आता है और बड़ा बड़ा अच्छा श्लोक है वो भगवत गीता का। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये योगक्षेमम वहाम्यम बड़ा पॉपुलर है बिकॉज ये लाइफ इंश्योरेंस के नीचे लिखा रहता है, योर वेलफेयर इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका ये मतलब होता है। वैसे ये भगवान कृष्ण ने कहा है कि योर वेलफेयर इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका उद्धार करना मेरी जिम्मेदारी है, आपका वहन करना मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। लेकिन कब उन्होंने उसकी कंडीशन दी है, अनन्यास चिंतयन्तो माम, यदि आप अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेंगे तो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम, आपको मेरा भजन नित्य करना पड़ेगा, सतत भाव से करना पड़ेगा, तो मैं आपका योगक्षेम वहन करूंगा। तो देन आई विल टेक केयर ऑफ यू, देन आई विल टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पर जो बात कह रहे हैं एफर्ट एंड परसिस्टेंस, परसिस्टेंस वर्ड पे मुझे याद आया कि लगातार करना पड़ता है। लोग पूजा भी करते हैं तो बीच बीच में छोड़ देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि योर वेलफेयर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उन्होंने वो कंडीशन लगा दी थी कि आपको सतत भाव से मेरा भजन करना पड़ेगा, तो मैं आपका योगक्षेम वहन करूंगा। परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी चीज को, प्रयास को यदि करने में बीच में छोड़ देंगे तो काम नहीं होगा। दैट इज व्हाट ग्रोथ माइंडसेट सेज। तो यहाँ हमारी जो फिलॉसफी है उससे ये मेल खाता है। हम जनरली इस बात को ऑर्गेनाइजेशन में भी कहते हैं कि यदि आप एफर्ट कंटिन्यूअसली करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है, ग्रोथ माइंडसेट इज बेस्ट अंडरस्टूड एट कंट्रास्ट टू द फिक्स माइंडसेट। हमारा माइंडसेट हमेशा फिक्स रहता है, जिसने कि हमारे कैरियर को रोक रखा है। हम बहुत सारे, इसीलिए संस्थाओं में जनरली 10%, 15%, 20%, 25% लोग ही होते हैं जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को चेंज करते हैं। हम लोग, जो लोग चेंज नहीं कर पाते वो धीरे धीरे ग्रो नहीं कर पाते, और वो कहते हैं कि हम साथ चेंज नहीं कर पा रहे अपने आप को, लेकिन आपने क्या प्रयास किया। तो इसलिए माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैरियर एबिलिटी एंड कैरियर। और यदि हम अपने माइंडसेट को थोड़ा बेटर कर ले तो शायद हमारा कैरियर बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड किंगशुक, नेक्स्ट। हाँ, पिलर्स ऑफ कैरियर में ग्रोथ माइंडसेट, या स्पेलिंग माइंडसेट की गलत हो गई है, ऑन द अदर हैंड इज
is open to effort even if it takes time and repeated attempts. थोड़ा समय तो लगता है हर चीज में. Proponents of the theory contend that adopting a growth mindset and rejecting a fixed mindset can help people for more open success. मैं explain आपको कर चुका हूं. ग्रोथ माइंडसेट के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. पिछली बार शायद मैं कह रहा था, मैंने ये बात कही थी कि हमारे यहाँ ये एक प्रचलन है, हालांकि ये मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए. मैं शायद जब करियर ढूंढ रहा था तो मैं भी यही करता था, किसी को भी अपना बायोडाटा देता था. बायोडाटा देने के बाद हम इमीडिएटली बोलते हैं कि हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाना चाहिए. प्रयास, जबकि क्वेश्चन ये होना चाहिए, साहब मेरा ये बायोडाटा है, आप बताइए मैं क्या तैयारी करूं जिससे कि यदि इंटरव्यू आए तो मैं उस इंटरव्यू को सफल कर पाऊं. इंपॉर्टेंट प्रोसेस की तरफ लोग नहीं जाते, सीधा फाइनल रिजल्ट की तरफ करते हैं. बोले हम भगवान की पूजा बाद में करेंगे, पहले मुझे फल दे दो. वो फल नहीं मिलता. वो अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि डिक्शनरी इज द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस अपीयर्स बिफोर वर्क. क्योंकि डब्ल्यू के पहले एस आता है और डिक्शनरी में ये वही एक जगह है, बाकी कहीं नहीं होता. माइंडसेट को सही करने के लिए हमारे लिए 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला सवाल है, डू आई रिसीव फीडबैक. क्या हम लोगों से बात करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? किसी भी फील्ड में, वेदर हम चतुर्वेदी महासभा की बात करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हमको ये ओपननेस जरूर होनी चाहिए कि हम ये सवाल पूछें दूसरों से कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं क्या. डू आई रिसीव फीडबैक. क्या हम फीडबैक को वेलकम करते हैं? यदि हमें कोई आदमी कुछ बोलता है तो डू वी एक्सेप्ट इट. एम आई लर्निंग फ्रॉम माई फेल्योर्स. क्या हम अपने फेल्योर्स से सीखने की कोशिश कर रहे हैं? एम आई लर्निंग फ्रॉम सक्सेस स्टोरीज. यदि किसी ने सफलता पाई है तो क्या हम उस रास्ते को अपनाने के लिए ओपन हैं? यदि ये 3 सवाल हम करके और उसके इनपुट्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो आई थिंक हमको ना तो प्रोफेशनल लाइफ में, ना पर्सनल लाइफ में, ना सोशल लाइफ में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसा महसूस होता है. ऐसा डेटा बताता है कि 70 to 80% आपके काम निकल जाएंगे. नेक्स्ट स्लाइड. आप एक सवाल पूछेंगे कि मैं सक्सेस कैरियर में इतना ज्यादा उसके ऊपर जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि फैमिली में सक्सेस, फैमिली में बेटरमेंट तभी आता है जब आदमी अपने कैरियर में सक्सेस पाता है, तभी उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तभी उसको डिलाइट मिलता है और तभी वो अपनी फैमिली लाइफ को बेटर कर सकता है. मैंने लिंक किया था अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष. अर्थ पहले ठीक होना जरूरी है, तभी आप धर्म कर पाओगे, तभी आप अपनी कामनाओं को पूरा कर पाओगे, परिवार को सही कर पाओगे और तभी आप मोक्ष पा पाओगे. तो अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने कैरियर को पहले लिया. नेक्स्ट. अब हम परिवार के ऊपर आते हैं क्योंकि ये हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट का टॉपिक है. फैमिली की जब हम बात करते हैं तो फैमिली इज द रूट ऑफ एवरीथिंग. लास्ट टाइम मैंने शायद ये बात बताई थी कि हम आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये देखते हैं कि यदि कोई आदमी फैमिली वाइज बैलेंस्ड है तो ही उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेटर मिलती हैं, ऐसा स्टैटिस्टिक्स कहता है. नेक्स्ट स्लाइड. अब आज हम जो है वो चेंजिंग पैराडाइम, हमने पिछली बार इमर्जिंग लैंडस्केप इन प्रोफेशनल एरिया किया था. आज हमारा टॉपिक है चेंजिंग पैराडाइम ऑफ सोशल एंड फैमिली स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट स्लाइड. ये 3 एरियाज में आज हम सेकेंड एरिया को लेके आगे चल रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड. अंडरस्टैंडिंग अ फैमिली वैल्यू. फैमिली में वैल्यूज पे जब हम पिछली बार बात कर रहे थे तो मैंने अपना एग्जांपल दिया था. मैंने कहा था जब मैंने अपना प्रोफेशनल कैरियर शुरू किया तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कुछ वैल्यूज प्रदान की. मेरे से बोला कि भाई आपको यदि अपनी लाइफ में सक्सेस लेना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा. मैं लखनऊ में रहता था. आई वेंट टू वेरावल फॉर द फर्स्ट टाइम. मैंने पिछली बार ये बताया था कि मैं ऑलरेडी अर्निंग कर रहा था और जो मेरे को पहली सैलरी मिली थी उससे आधी सैलरी पे मेरे को जाना पड़ा था, तो इतना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था.
लेकिन ये वैल्यूज की बात है कि आपने जो पढ़ाई की है आप उससे रिलेटेड प्रोफेशन अपना रहे हैं। तो फैमिली कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर एज अ यूनिट। और हम लोग लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं फैमिली का उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। हम अभी उसके ऊपर आ रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें क्लिक करते जाओ किंगशुक, क्योंकि व्हाई डू वी नीड अ फैमिली वैल्यू। देखिए, आदमी की अपब्रिंगिंग उसकी फैमिली से होती है। यदि फैमिली में वैल्यूज बताई जाती हैं कि इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको ईमानदार होना जरूरी है, तो शायद हम ईमानदार होते हैं। जनरली आज की जो लाइफ है, फास्ट पेस लाइफ है, कभी कभी हम अपनी वैल्यूज को कंप्रोमाइज कर जाते हैं। लेकिन मोस्टली 70% देखा गया है कि यदि किसी फैमिली में ये बताया गया है कि यू हैव टू बी कमिटेड इन लाइफ टू बी सक्सेसफुल, you have to be passionate in life to be successful, your integrity should be high, आप ईमानदार होने चाहिए, आप मेहनती होने चाहिए, आप में कुछ पाने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा फैमिली वैल्यूज हमारे को हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स से और हमारे परिवार से हमको मिलती है। लास्ट टाइम हम बता रहे थे, हमने बताया था, एक बैलेंस शीट बताई थी हमें, हमारी बैलेंस शीट चतुर्वेदी समाज की, इसमें कि हमको अच्छी वैल्यूज मिलती है। हमारा यदि आप चतुर्वेदी समाज का स्ट्रक्चर देखें तो हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ लोग सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम लोग सब नौकरी करने वाले लोग हैं, कुछ व्यापार करते हैं, और हम सब अर्थ उपार्जन करके अपने परिवार का भरण पोषण करने में विश्वास करते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए उद्धृत होते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े हों। हम लोग एडाप्टेबल हैं। एडाप्टेबल का मैंने एग्जांपल दिया था कि आज यदि हम अपनी मीटिंग्स को आईटी इनेबल कर रहे हैं, आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, दिस इज अ साइन ऑफ आवर एडेप्टेबिलिटी, के समय के साथ हम अपने आप को बदलते हैं। हमारी आउटवर्ड लुकिंग है, हम डिजिटली सेवी हैं, ये पिछले हमने बात बताई थी। टेक्नोलॉजी को हम यूज करने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी हम किसी समाज के या परिवार के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उस समय पर जरूरी नहीं है 100% लोग ऐसा करते हो। यदि 50-60% लोग करने लगते हैं तो उस समाज को एडेप्टेबल सोसाइटी माना जा सकता है। और हमारा चतुर्वेदी समाज, प्रायः यहाँ के लोग ईमानदार हैं, मेहनती हैं, डाइवर्स लोकेशन पर जाने की, इसीलिए सारे हिंदुस्तान में सब जगह फैले हुए हैं। अपने कार्य के हिसाब से, अपने पारिवारिक कंडीशंस के हिसाब से हम बाहर जाते हैं। तो हमारा जो बैलेंस शीट है ओवरऑल वो अच्छी है, विच इज गुड। उसमें रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है और हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। यही इस स्लाइड में बताया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फैमिली वैल्यू। फाउंडेशन, फैमिली वैल्यूज बिकम द फाउंडेशन व्हेन क्राइसिस अराइजेस। जब हमें कोई दिक्कत आती है तो हमारी वैल्यूज हमको हेल्प करती हैं। आज से 20 साल पहले की बात है। मुझे थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल करियर में मेरे अपने बॉस से थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए। मेरे फादर उस समय मतलब थे, उनसे मैंने परेशानी में अपनी परेशानी व्यक्त की। उन्होंने कहा, मेरे से कहा, बेटा यदि तुम अपनी जगह सही हो, मेहनत करते हो, तो शायद ये परेशानी आराम से निकल जाएगी और तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम गलत नहीं हो अपनी जगह पर। और वो सही हुआ। तो उनकी जो एडवाइस थी, उनकी जो क्या कह सकते हैं, हमारी अपब्रिंगिंग थी, वो अपब्रिंगिंग किसी भी क्राइसिस टाइम में हमारे काम आती है। लोग कहते हैं कि हमें बुजुर्गों की एडवाइस की जरूरत कब पड़ती है? जिस समय कोई भी क्राइसिस सिचुएशन आती है, हमें बुजुर्गों की एडवाइस, उनके स्टोरीज, उन्होंने किसी समय पर क्या किया था, उस बात को शायद हम बेटर कर पाते हैं हमारी डिसीजन मेकिंग में। फैमिली वैल्यूज इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग बोथ इन द फैमिली एंड आउटसाइड। गाइडेंस ऑफ फॉर रेजिंग चिल्ड्रन, आज शायद न्यूक्लियर फैमिलीज का टाइम है। न्यूक्लियर फैमिलीज में हमें शायद अपने चाचा, अपने बाबा, इनके उतने गाइडेंस अपने बच्चों को नहीं मिल पाता है। वो केवल इंटरेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से। इसलिए पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है
कि वो अपने बच्चों से डिस्कशन करें, उनको रिलेशनशिप के बारे में बताएं और कोशिश करें कि वैल्यूज के ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा करें। वैल्यूज के ऊपर चर्चा करने का जरूरी नहीं है कि वी हैव टू बी प्रीचर, कि हम सारे दिन उनको ज्ञान देते रहें। सिर्फ हम इनडायरेक्टली यदि ये बताएं कि यस हमने इस सिचुएशन में ये किया था, तो आई थिंक उनको वो लेसन बेटर लगता है, रादर देन गिविंग टीचिंग ऑन सम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। तो मेरे ख्याल से फैमिली वैल्यूज प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा जरिया है और उसको हमको इनकैश करना चाहिए जब हम अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। न्यू एज चेंजिंग फैमिली डायनेमिक्स एंड वैल्यूज। आज की जनरेशन में फैमिलीज कैसे बदल रही हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड। न्यूक्लियर फैमिली का क्या मतलब है? यहां पर सिंगल पेरेंट होते हैं, मोस्टली मदर या फादर ब्रेड अर्निंग करते हैं। जो ब्रेड अर्निंग करता है वो जनरली बाहर रहता है। क्रॉस कल्चर मैरिजेस हो रही हैं। क्रॉस कल्चर की हम समाज से बाहर की नहीं बात करते हैं। यदि कोई आदमी साउथ इंडिया में रहता है, वो चतुर्वेदी है, और यदि वो नॉर्थ इंडियन चतुर्वेदी से शादी करता है, मैं सिर्फ चतुर्वेदी समाज में विवाह की बात करता हूं, प्रचलन में आप देखेंगे प्रथाएं, रहन सहन काफी अलग होता है। अब वो समय नहीं रह गया कि चतुर्वेदी केवल एक जगह रहते हैं, कि हाँ कलकत्ते के जो चतुर्वेदी हैं वो कलकत्ते में मैरिज हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम कल्चर सेम ट्रेडिशन। अब ऐसा नहीं है। अब बहुत डाइवर्स कल्चर हमको चतुर्वेदी की मैरिज में मिलता है। इंटरकास्ट मैरिजेस आप जानते हो सभी हो ही रही हैं, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मैं सिर्फ चतुर्वेदी के क्रॉस कल्चर की बात करता हूं। तो उस समय पर हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कल्चर को कैसे हम समझें। कैसे डिक्लाइन होता है जब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पेरेंटहुड है, डिस्कशन नहीं है, तब हमारे जो साइज है वो फैमिली का वो घटता जा रहा है। कभी एक आदमी अकेला रहता है, दो आदमी रहते हैं। तो आज जो स्थिति है समाज में वो बहुत डिफरेंट है, जो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले नहीं थी। मैरिज आप सभी देख रहे हैं कि मैरिजेस में मैं स्टिक्स देखता हूं, आज यदि 100 मैरिजेस एक टाइम में होती हैं तो सक्सेसफुल मैरिज केवल 10 से 15%, 20% रहती है। आप यदि उसको आगे बढ़ के देखें तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने लगते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है कि हम कम्युनिकेट नहीं करते, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी है, जिसको कि अभी हम, जो हमारी लाइफ को स्ट्रेस देता है, जो हमारी लाइफ को एंजाइटी देता है। क्योंकि यदि हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति यदि वो किसी भी तरीके से डिस्टरबेंस में है, तो हम सही तरह से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मैं खुद जिस समय पर 20 साल का था ये चेंज नहीं था, लेकिन जब मैं 55 साल पर आने लगा, 54 साल पर आने लगा, तो मेरे को ये चेंज दिखने लगा। तो ये चेंज इंपैक्ट हो रहा है इंडिविजुअल्स पे भी और फैमिली एज ए कलेक्टिव लेवल पे भी। अब जब आप कहते हैं कि ये चेंज सारा आ रहा है, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है फैमिली के लिए? फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, हमारी कनेक्टेडनेस इंपॉर्टेंट है, हम कितना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जब हम बात करते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स की, हमने कैरियर की बात की लास्ट टाइम, इस टाइम हम अपनी फैमिली वैल्यूज की, पीछे वाली स्लाइड पर है ना, अपनी फैमिली वैल्यूज की बात कर रहे हैं, अपने सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वन इज इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल कोशेंट, दूसरा है इमोशनल कोशेंट और तीसरा है सोशल कोशेंट। इंटेलेक्चुअल कोशेंट हमको एग्जाम पास कराता है,
हम जो पढ़े हुए हैं, जो हमने अचीव किया है लाइफ में इन माय एकेडमिक डेज, वो हमारे इंटेलिजेंस क्वोशेंट से आता है। हम पढ़ाई में अच्छे होते हैं, अपने निकल जाते हैं, हम ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, एग्जाम पास करते हैं, वहां तक ठीक है। जब हम उसके बाद कैरियर में घुसते हैं, हमारा इमोशनल क्वोशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियर में, लाइफ में आदमी इंटेलिजेंस क्वोशेंट्स के थ्रू नहीं चल सकता। आज मैं बातचीत आपके साथ सोशल क्वोशेंट की करूंगा। ईक्यू के ऊपर आज बहुत बातचीत नहीं करूंगा, ईक्यू अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है। इमोशनल क्वोशेंट के ऊपर देयर इज अ साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड डैनियल गोलमैन, बहुत सारे लोगों ने उसका नाम सुना होगा। ईक्यू के ऊपर बहुत कुछ कहा है। इमोशनल क्वोशेंट में मैं सिर्फ लिटरल मीनिंग में ये बताऊंगा कि यदि हम सामने वाले के इमोशन को समझने में सक्षम होते हैं और अपने इमोशंस को उसके साथ एडजस्ट कर पाने की सफल की कैपेसिटी रखते हैं, तो हमारा जो टीम वर्क है, हमारा जो साथ में काम करना, साथ में रहना, वो बेटर हो जाता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस में लोग ये कहते हैं, आज वो कम इंटेलिजेंट लोगों को लेना पसंद करते हैं, लेकिन उनका ईक्यू टेस्ट करके देखते हैं कि इमोशनल क्वोशेंट उनका कैसा है। यदि इमोशनल क्वोशेंट हाई है तो लेना बेटर होता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ एक स्टडी की गई है जिसमें ये देखा गया है कि बहुत हाईली एजुकेटेड लोग, जिनका इंटेलिजेंस क्वोशेंट बहुत हाई होता है और इमोशनल क्वोशेंट कमजोर होता है, वो बहुत अच्छा बिजनेस रिजल्ट नहीं ला पाते हैं। जबकि वो लोग जिनका इंटेलिजेंस क्वोशेंट कम होता है, बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, वो ग्रेजुएट होंगे, वो केवल पोस्ट ग्रेजुएट होंगे और सेकंड डिवीजन से पास होंगे, लेकिन उनका इमोशनल क्वोशेंट बहुत बेटर होगा, तो बिजनेस रिजल्ट बहुत अच्छा लाते हैं। सेल्स में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करेंगे वो जाके आपके प्रोडक्ट को, और यदि सेल अच्छा कर दिया तो सीधा बैलेंस शीट में बेटर एबिटा हमको मिलेगा। तो पॉइंट इज, आज ये स्टडी कहती है कि इमोशनल क्वोशेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर करियर्स। सेकंड इज सोशल क्वोशेंट। सोशल क्वोशेंट, हम कैसे अपने परिवार में रहें, हम कैसे अपने समाज में रहें, हमारा टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए, हम अपने ब्रदर से, अपने बच्चे से, अपनी वाइफ से, अपने डिफरेंट रिलेटिव से कैसे बातचीत करें, ये हमको सोशल क्वोशेंट बताता है। इसलिए लाइफ में इंटेलिजेंस क्वोशेंट की कंपैरिजन में इमोशनल क्वोशेंट और सोशल क्वोशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम उसके ऊपर थोड़ा सा टच बेस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये तो ह्यूमन इज ए सोशल बीइंग, और मदर, पेरेंट्स, सिबलिंग, आंट, अंकल, फ्रेंड्स, टीचर, नेफ्यू, नीस, रिलेटिव्स की बात हुई। ये कनेक्शन है, ये बनाने की कोशिश की थी। स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो गई। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमने आपको ईक्यू और एसक्यू के बारे में बताया। ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली ये कहा जाता है कि यदि आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को हैंडल करने में सफल हैं, तो आप एक अच्छे मैनेजर हैं, एक अच्छे लीडर हैं। फैमिली में ये कहा जाता है कि यदि आप फैमिली की कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने में सक्षम हैं, तो आप फैमिली में बड़े होने का रोल अच्छी तरह अदा कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि उम्र में कोई कम है, यदि उसकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यदि उसके वैचारिक मतभेद समाप्त करने में यदि उसकी काबिलियत है, तो वो परिवार में बड़े की कंपैरिजन में बेटर माना जाता है और लोग उससे बेटर सलाह लेते हैं। तो लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल हमारी कितनी अच्छी है, इस बात पर हमारी सफलता परिवार में और समाज में डिपेंड करती है। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड से देखता हूं। नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन द फैमिली। फैमिली में द वे यू डील विद द वर्ल्ड आउटसाइड हैज अ लिंक विथ हाउ यू डील विद योर फैमिली। हमने पिछली बार शायद एक बात बताई थी कि हम लोग इंटरव्यू में जनरली ये देखते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आदमी का सोशल स्टेटस क्या है। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना मतलब एक्टिव है
कि हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो सोशल मीडिया में यदि थोड़ा वो एक्टिव है, उसका यूट्यूब, उसका व्हाट्सएप, उसका फेसबुक अकाउंट यदि थोड़ा सा चेक करते हैं तो उसके बारे में पता चल जाता है, उसका लिंक्डइन सारा पता चल जाता है। हमें पता चलता है कि उसका फैमिली में स्टेबिलिटी कैसी है। और ऑर्गेनाइजेशंस ये चाहती हैं कि हमारा कोई भी व्यक्ति जिसको हम रिक्रूट करें वो सोशली और फैमिली वाइज बैलेंस्ड होना चाहिए। स्टेटस जब कभी भी, ये बात पिछली बार भी मैं आई थी, स्टेटस जब कभी भी हम बात करते हैं तो स्टेटस को पैसे से हम कभी नहीं आंकते। हम स्टेटस को आंकते हैं कि यस ही हैज अ फैमिली, बच्चे हैं, ब्रदर्स हैं, आपस में बहुत शार्प कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं और बैलेंस मिलते हैं, जुलते हैं, अच्छा बिहेवियर रखते हैं। दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड सोशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्लाइड। इसीलिए हम लोगों ने इंटेलिजेंस क्वोशेंट को अल्फ्रेड बिनेट ने एक्सप्लेन किया है कि उसमें एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिक, सेंस, ये सारी चीजें जिसमें होती हैं वो आईक्यू होता है। इमोशनल क्वोशेंट में सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, ये इमोशनल क्वोशेंट है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। सोशल क्वोशेंट इज एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू ट्यून विद अदर पर्सन्स इमोशन, to read the subtle behavior cues, to choose the most effective response in a given situation। हम ये समझ पाए कि यदि किसी आदमी को गुस्सा आया तो क्यों आया, क्या मेरी तरफ से कोई कमी थी या वो गुस्सा बिना कारणात के है, तो क्या मैं उससे बेटर कनेक्ट कर सकता हूं, क्या मेरी एबिलिटी है। दैट डिसाइड्स द सोशल क्वोशेंट। और आजकल साइकोमेट्रिक बहुत क्लियरली ये बताता है कि आप एसक्यू किसी आदमी का क्या है या ईक्यू क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। आईक्यू के लिए एबिलिटी टू थिंक गेट्स थ्रू स्कूल, नॉट पॉसिबल टू रेज आईक्यू, कैन नॉट बी अर्नड। आईक्यू जनरली कहा जाता है कि भगवान की देन है। आदमी का एवरेज इंटेलिजेंस जो है वो वट एवर ही गेट्स एज ए चाइल्डहुड, दैट इज इंटेलिजेंस। दैट इंटेलिजेंस इज टर्म्ड एज इंटेलिजेंस क्वोशेंट, जिसको कि हम, देयर आर रिसर्चेस कि हम बढ़ा भी सकते हैं, कम तो नहीं होता है, बढ़ा सकते हैं उसको प्रैक्टिस करके। जैसे एबिलिटी टू थिंक, एनालिटिकल एबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। यदि हम मैथमेटिक्स को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लेकिन एक फिक्स्ड एबिलिटी हम लेके पैदा होते हैं। ईक्यू में एबिलिटी टू फील, हमारी फीलिंग कितनी है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कोई भी समाचार आप उसको दो, उनका कोई रिएक्शन नहीं आता, इसका मतलब है कि उनका ईक्यू कम है। उनको कोई मतलब कोई भी गुड और बैड न्यूज दो, उनको कोई एक्साइटमेंट नहीं पैदा होता। इसमें दो चीजें हैं, एक होता है ईक्यू स्टेबल होना, एक होता है ईक्यू एब्सेंट होना। स्टेबल होने का मतलब है अचानक कोई हमें न्यूज मिली, यदि हम अनस्टेबल हैं तो हम रोने लगेंगे, दैट इज कॉल्ड इमोशनली अनस्टेबल। लेकिन हमको जैसे ही न्यूज मिली हम उसके ऊपर एक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द इमोशन। हमें कोई न्यूज मिली, वो न्यूज अच्छी है, बुरी है, हम उस न्यूज के ऊपर एक्ट करते हैं और जो जरूरत है वो काम करते हैं। इसका मतलब हमारा इमोशनल क्वोशेंट बेटर है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर है। एसक्यू सोशल क्वोशेंट, हमारी एम्पैथी कैसी है, हम सामने वाले को समझने की कोशिश कैसे करते हैं, हम समाज में कैसे उठते हैं, बैठते हैं, क्या क्या करते हैं, वो हमारा सामाजिक परिवेश हमारे एम्पैथी पे डिसाइड करता है। इस स्लाइड में हमने लिखा नहीं है, लेकिन एम्पैथी इसमें एक ऐसा वर्ड है जो इमोशनल क्वोशेंट में भी बेटर रहता है और सोशल क्वोशेंट में भी बेटर रहता है। जनरली एम्पैथी जो है उसको हम की वर्ड मानते हैं और आजकल ऑर्गेनाइजेशंस एक आदमी की एम्पैथेटिक कैपेबिलिटी को चेक करती है कि यदि हम इस आदमी को अपने यहां सीनियर पोजीशन पे ले तो उसकी एम्पैथेटिक कैपेबिलिटी कैसी है। नेक्स्ट स्लाइड। एम्पैथी क्या चीज है, लोग जनरली
का मतलब है आई एम क्यूरियस अबाउट समबडी, मैं जानने की कोशिश करता हूं। आई एम सेंसिटिव अबाउट समबडी, मैं सेंसिटिव हूं। और नॉन जजमेंटल, हम जजमेंट पर नहीं पहुंचते हैं। वेयर सिंपैथी इज दैट यू सिट ऑन द चेयर ऑफ जज, कि हाँ भाई एक, और सिंपैथी में बड़ी हीन भावना पैदा होती है जब आप अपने जिसके लिए सिंपैथी कर रहे हो उसको अपने से नीचा समझते हो, आप ऊपर पेडेस्टल पर आ जाते हो। जबकि एम्पैथी में हम बराबर का रिश्ता रखते हैं। एम्पैथी में हम कोशिश करते हैं कि क्या क्या स्थिति से एक व्यक्ति गुजर रहा है। हम क्यूरियस होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हम सेंसिटिव होते हैं और नॉन जजमेंटल रहते हैं। वो अच्छा है या बुरा है इसका हम कोई कंक्लूजन नहीं करते हैं। जनरली साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि वी आर वायर्ड टू बी जजमेंटल। हमारी एक बड़ी आदत होती है कि हम बहुत जल्दी कमेंट करते हैं ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। वी आर वायर्ड फॉर दैट, वी आर हैबिचुएटेड फॉर दैट। अच्छा ये माना जाता है कि हम जजमेंटल ना हो किसी भी स्थिति में, क्योंकि हम कोई भी व्यक्ति यदि किसी स्थिति से गुजर रहा है तो जब तक हम पूरी स्थिति को न समझ ले हमारा जजमेंटल होना बिल्कुल ठीक नहीं। वो किस स्थिति से गुजर रहा है ये उसकी अपना परिवेश है। हमको समझना, देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर बीइंग जजमेंटल। यदि हम जजमेंटल हो जाते हैं तो पहले ही बायस क्रिएट हो जाता है। फिर वो जो कुछ भी बोलता है वो हम उस मानसिक परिवेश से अपने अंदर उस इनपुट्स को लेते हैं। एम्पैथी जनरली, नहीं पीछे वाली स्लाइड अभी कंप्लीट नहीं किया। एम्पैथी जनरली यदि हाई है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लिसनिंग मोड में रहें, हम सामने वाले की बात को सुनने की कोशिश करें। इसको हम एम्पैथेटिक, यहां पर मेंशन नहीं किया है, एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं। लिसनिंग के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होने का मतलब है यदि हम किसी आदमी को बुलाएं, बोले अच्छा बोलो भाई, और हम ऐसे बैठ जाएं और बैठने के बाद मतलब सोने का प्रयास दिखाएं या आंख बंद करने का प्रयास दिखाएं, वो आदमी ये समझेगा कि हमारे बातों में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। दैट बिकम्स अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। तो इंपॉर्टेंट है कि हमारी एम्पैथेटिक लिसनिंग इंपॉर्टेंट है यदि हम कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। कॉग्निटिव एम्पैथी तीन तरह की मेजर होती है। वन इज कॉग्निटिव एम्पैथी, जिसमें कि हम कोशिश करते हैं एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव, कि क्या पर्सपेक्टिव है जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी स्थिति से गुजर रहा है, उसका पर्सपेक्टिव जानना जरूरी है। इमोशनल एम्पैथी, हम फील करने की कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। दैट फीलिंग, एबिलिटी टू फील, एंड फील ये वर्ड थोड़ा छोटा है लेकिन एबिलिटी टू फील बहुत आसान नहीं है, इसको कनेक्ट करना मुश्किल है और प्रैक्टिस से आता है। एंड कंपैशनेट एम्पैथी मींस एबिलिटी टू एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ अदर्स। यदि कोई आदमी की दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन छूट गई है तो वो क्या स्थिति रही होगी जब उसकी ट्रेन छूटी है, उस स्थिति पर, उस परिवेश पर ओवरऑल इंटर करने की कोशिश करना इज कंपैशनेट एम्पैथी। और जनरली ऐसा बिहेवियरल साइंटिस्ट बोलते हैं कि जिन लोगों का एम्पैथेटिक एबिलिटी बेटर होती है, दे आर वेरी गुड इन देयर प्रोफेशन, दे आर वेरी गुड इन दी सोसाइटी, दे आर वेरी गुड इन देयर फैमिली। तीनों चीजें। और आजकल एम्पैथी के ऊपर देयर आर वेरियस रिसर्चेस विच आर हैपनिंग, और एम्पैथी के ऊपर प्रैक्टिस कराते हैं कि आप कैसे एम्पैथेटिक हो सकते हैं। मैंने शुरुआत की थी कोच के बारे में। गुड कोचेस आर गुड एम्पैथेटिक पीपल, दे आर वेरी गुड एम्पैथेटिक बिकॉज देयर लिसनिंग एबिलिटी इज वेरी गुड, दे आर नॉन जजमेंटल, they are very curious, they are very sensitive, and they ask questions without judgment. प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है। एक, हम लोगों को शक के नजर से प्रश्न पूछते हैं, तब हम जजमेंटल हो जाते हैं। और जब हम बिना जजमेंटल हुए प्रश्न पूछते हैं तो वो न्यूट्रल होता है, और तब आदमी बताने में भी न्यूट्रली जवाब देता है। उस समय बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप में काफी विस्तृत सब्जेक्ट है,
मैं कभी फ्यूचर में इसके ऊपर कुछ हम लोगों ने काफी इसके ऊपर लिखा है, पढ़ा है, वो आगे बताने की कोशिश करेंगे। यदि हम एम्पैथी को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं कि हाउ टू बी एम्पैथेटिक, आई थिंक हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स 70% सॉल्व हो जाएंगे। 100% कुछ नहीं होता। यदि हम एम्पैथेटिक हैं तो हमारी प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और यदि हम एम्पैथेटिक हैं तो हमारी सोशल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और हमें जवाब मिल जाएगा। सो एम्पैथी, ईक्यू और एसक्यू में एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ दीज मैटर्स। नेक्स्ट स्लाइड। मैं 2 मिनट में अब समाप्त करूंगा। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बेटर हो जाता है यदि हम एम्पैथेटिक रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोलैबोरेट बेटर करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइजिंग बेटर करते हैं, हम एकोमोडेटिव बेटर हो जाते हैं, और इससे हमको सक्सेस मिलती है। इसीलिए हमने कहा कि प्रोफेशनल सक्सेस, फैमिली सक्सेस, सोशल सक्सेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ ईक्यू एंड एसक्यू and conflict management works. Individual success depends on how he or she deals with others. High collaboration and teamwork requires one to be high on emotion as well as social behavior. Family and conflict management skills has direct impact on EQ and SQ, which in turn is linked to success. Success के लिए EQ और SQ बहुत important है। Next slide. ये देखिए, हाउ EQ, SQ एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वर्क्स। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल में स्ट्रॉन्ग फैमिली, EQ हाई होगा, SQ हाई होगा, इंपैक्ट सक्सेसफुल होगा। स्ट्रॉन्ग फैमिली EQ लेस होगा, लो होगा, लेकिन SQ यदि हाई है तो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन यदि EQ हाई है, SQ यदि कम है तो अनसक्सेसफुल होगा। ये एक मैट्रिक्स बना के रखी है हमारे। मैं जनरली ये बात बोलता हूं और इसका प्रोपोनेंट हूं। आज की जो हमारी फास्ट पेस्ड लाइफ है उसमें कम्युनिकेशन ऑफ इमोशनल कोशेंट और सोशल कोशेंट बहुत जरूरी है। जब कभी भी हम ट्रांजिशन करते हैं, स्टूडेंट लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, जब हम सिंगल से मैरिड लाइफ में जाते हैं, जब हम अपने एज में यूथ से एडल्ट, एडल्ट से प्रौढ़ जिसको आगे कहते हैं, और प्रौढ़ से आगे वृद्ध में जाते हैं, मेरे ख्याल से हर जगह ये डिस्कशन होना बहुत जरूरी है और इस डिस्कशन से हमको बहुत मदद मिलती है लाइफ में। आई थिंक लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि ऐसा किया जाए तो लोगों को करियर में सक्सेस मिलेगी, जितनी मिलती है उससे 20% ज्यादा मिलेगी। मैरिजेस जितनी फेल होती हैं मेरे ख्याल से उसमें सक्सेस बेटर होगा। लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन एजिंग के बाद आता है वो दूर होगा। मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी वेरी रिक्वायर्ड थिंग फॉर अस, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट स्लाइड। सो मैंने 3 फॉर्म में कनेक्ट करने के लिए कहा था। मुझे अच्छा लगेगा कि तीसरे में इसमें किसमें डिटेल में जाना है, यदि हमें कुछ इनपुट्स मिलेंगे तो आई विल बी, क्योंकि 2 में तो मैंने पॉइंट्स दिए रिफ्लेक्ट करने के लिए। मैं यहाँ पर समय बिल्कुल 5 मिनट बाकी है, मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा। कोई क्वेश्चंस होंगे तो, और ज्ञान जी ओवर टू यू। जी विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े ही रोचक तरीके से आपने ये इस विषय को बताया। एक मेरा प्रश्न है इस बारे में, एज अ प्रैक्टिसिंग HR person, what are the techniques available to judge and measure the EQ and SQ of a person, and how to avoid personal biases affecting your professional decisions? जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि एक आदमी है, ही एम्पैथाइजेज अ लॉट विद द सोशल इश्यूज, लेकिन वो ही इज अ सपोर्टर ऑफ मोदी और मैं आम आदमी पार्टी का हूँ। तो चूंकि मैं रिक्रूटर हूँ तो मैं बोलूँगा कि ये तो बेकार आदमी है, इसको तो ऑर्गेनाइजेशन में घुसने नहीं देना चाहिए मुझे। बट ही इज मतलब EQ में ही इज वेरी हाई, SQ में ही इज वेरी हाई, ही कैन डिलीवर लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसमें एक तो टेक्निक्स में पूछना चाहता हूँ फॉर आई मीन लो लेवल
organization like ours, and two is how to avoid personal biases coming into your professional judgment. भाई साहब, इसमें अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो थोड़ा न्यूट्रल टूल्स ले लेने चाहिए, एंड बड़े इजी टूल्स, साइकोमेट्रिक टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे फायरोबी का एक टेस्ट है, होगन का टेस्ट है। मैं उसमें एक लिस्ट आपको भेज दूंगा। बहुत मतलब एक आदमी को खुद अपना एसेस कर सकता है कि मेरा एसक्यू कैसा है, मेरा ईक्यू कैसा है। वन कैन एसेस, मतलब यदि एक क्वेश्चन हमने दिया, यदि 20 सवाल में से 15 सवाल सही हैं, तो इसका मतलब मेरा एसक्यू का क्या मतलब है, मेरा ईक्यू कितना है। तो वो क्वेश्चनियर्स अवेलेबल हैं, दे आर फ्री अवेलेबल ऑन इन द सिस्टम। मैं उसको निकलवा लूंगा। मेरा इस बार था कि मैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के ऊपर बात करूं, और मैं शायद नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं साइकोमेट्रिक पर ही बात करूंगा, जो कि मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ टॉकिंग होगा। क्योंकि जब कभी भी हम बात करते हैं तो बायसेस को 100% रिमूव नहीं किया जा सकता। ज्ञान भाई साहब, यदि आप मेरे बारे में कुछ जानते हैं तो वो बायस, एलिमेंट ऑफ बायस आएगा, अच्छा या बुरा दोनों। समाज में या छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका आपने नाम लिया, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में पीपल आर वेल नेट, मतलब यदि 10 आदमी काम कर रहे हैं, 15 आदमी काम कर रहे हैं, 20 आदमी काम कर रहे हैं, रोज एक दूसरे से मिलते हैं, एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशंस होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी में कहा जाता है वी आर वायर्ड टू बी जजमेंटल। नॉन जजमेंटल होना इज ए प्रैक्टिस। हम किसी को जजमेंट ना करें, हम उसके ऊपर जजमेंटल ना हो, उसके लिए बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। वो प्रैक्टिस से आता है, धीरे धीरे धीरे। तो ऐसे में किसी व्यक्ति को यदि हम असेसमेंट के लिए बिठाएंगे तो वो नॉन जजमेंटल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लाख आदमी काम करता है, उसमें बहुत हमारा संपर्क 200 आदमियों से होगा। हम लोग जनरली कोशिश ये करते हैं कि बाहर का आदमी ले आते हैं और उसको बिठा देते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है, लेकिन उसको नहीं जानता, कोई संपर्क नहीं है, मतलब वो न्यूट्रल आदमी है, उसको नहीं पता कि इनके पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, और उसके बाद वो उसका असेसमेंट देता है। तो पहला तो ये है कि हमको आईटी इनेबल्ड इंस्ट्रूमेंट या साइकोमेट्रिक टूल्स के ऊपर विश्वास करना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी से बाहर से बुला के उसको उससे असेसमेंट करवाएं। तो दो व्यूज आ जाएंगे। एक तो व्यू आ जाएगा साइकोमेट्रिक टूल का। साइकोमेट्रिक टूल्स जनरली 70 से 80% उनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। 100% देखिए एक्यूरेट कुछ नहीं होता है, लेकिन एक अच्छा असेसमेंट 70% एक्यूरेसी देता है। और पर्सनल असेसमेंट, जिसको कि ह्यूमन असेसमेंट कहते हैं, वो असेसमेंट किसी तीसरे आदमी से कराना चाहिए। अब वो यदि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो बाहर अंदर से भी लिया जा सकता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में करना ठीक नहीं रहता, फिर हमको किसी न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन से बुला के आदमी को असेसमेंट कराना चाहिए। दैट इज द वे दैट वी कैन कंक्लूड ऑन सम व्यू। भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अतुल जी पालगन दिख रहे हैं कैमरा में, अतुल भाई साहब। हेलो। Lot of questions have been answered already. जी, अतुल जी, can you hear me? अतुल जी, जी, I think जी, just मैं शायद हाँ, चलिए। तो विनोद जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। You took out time for us, and we hope your next session is soon and is more hands-on, because there are a lot of entrepreneurs in our community who want to benefit from these higher-end managerial corporates and not to the smaller companies. So I'm sure if you can next session अगर आप अपना ऐसा फ्रेम करें जैसे स्मॉल एंटरप्रेन्योर के लिए आपके जो भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं which can be measured immediately and that can benefit an organization,
तो मेरे ख्याल से that will be very helpful to us. Thank you very much. Thank you everybody for joining. Palak and all.